ठीक है, तो नरेशन, कल जो टॉपिक हमने छेड़ा था उसी पर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो नरेशन का मतलब स्टेटमेंट भी कर सकते हैं, माने किसी की बात को किसी से कह दिया जाए, ये ना होता है। तो देखिए, नरेशन इज ए टॉपिक दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ एक्सप्रेसिंग द आइडिया ऑफ द स्पीकर, यानी कि वक्ता की बात का एक्सप्रेशन इसमें होता है। जिसने, जैसे मान लो कि तीन आदमी हैं, तीन आदमी, एक ए, बी और सी, तो ये ने इससे कुछ बात बताया, ठीक है, और बी ने क्या किया कि सी को बता दिया। तो यही स्टेटमेंट है इसका, कि किसी की कही गई बात को किसी से कह देना, ये नरेशन का टॉपिक हो गया। ठीक है, तो इस बात को दो तरह से पेश किया जाता है। एक तो पहली ये बात है कि हम जो वक्ता की बात है उसको ज्यों का त्यों प्रस्तुत करते हैं जिस किसी को, तो उसे डायरेक्ट कहते हैं। अगर उसकी कही गई बात को हम बढ़ा चढ़ाकर, मिर्च मसाला लगाकर, ना कुछ आदमी होते हैं समाज में, चाहे आप ही के बीच में, कि किसी की बात को जब सुन लेते हैं तो उनका पेट फूलने लगता है, जब तक उसको किसी से कहेंगे नहीं तब तक वो खाना नहीं खा पाएंगे, क्योंकि भरा रहता है पेट। तो वो किसी से कह देते हैं, तो जब कहेंगे तो उसे दो प्रकार से कहा जाता है। एक तो जो जैसा कहा वैसा कह दीजिए, तो डायरेक्ट हो गया। और दूसरी यह बात कि उस बात को बढ़ा चढ़ाकर पेश करना। ठीक है, अब उसको खूब मान लो सबके सिखाना है तो अपनी तरफ से बना ही लोगे, तो वही स्टेटमेंट है। मैं कल भी बताया था आपको कि नरेशन जो होता है इसका शाब्दिक अर्थ होता है कथन, ठीक, और इस शब्द का निर्माण नरेट शब्द से हुआ था। ठीक है, इसको लिख लीजिए एक लाइन में, नीचे से हिंदी में लिख लीजिए नोट करके। नरेशन हेडिंग दाग कर लिखेंगे, नरेशन शब्द का शाब्दिक अर्थ कथन होता है। नरेशन शब्द का शाब्दिक अर्थ कथन होता है। इसका निर्माण, चाहे इस शब्द का निर्माण, इस शब्द का निर्माण, छूट जाएगा तो बोल दीजिएगा, इस शब्द का निर्माण हो गया। नरेट शब्द से हुआ है, NARRATE, नरेट शब्द से हुआ है। ना, जिसका शाब्दिक अर्थ, जिसका शाब्दिक अर्थ कथन होता है। बोला तो हूं, जिसका शाब्द, नरेट का शब्द ना, जिसका शाब्दिक अर्थ कथन, कोष्टक में टू से, टू स्टेट, टू से, टू स्टेट, तो ये तो हो गया। नरेशन इज ए टॉपिक दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ एक्सप्रेसिंग द आइडिया ऑफ द स्पीकर, माने वक्ता की कही गई बात का एक्सप्रेशन हम करते हैं, या तो अपनी भाषा में या तो उसकी सेम भाषा में, और इसको हम दो ग्रुप में स्टडी करते हैं। यानी वक्ता की कही गई बात को, मैंने इसके कथन को, देखो यहाँ पे शॉर्टकट में लिखा हूं कि नरेशन का मतलब स्टेटमेंट होता है, और स्टेटमेंट जो है दो तरह से पेश किए जाते हैं, पहला डायरेक्ट और दूसरा इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। अब हेडिंग देंगे डायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट स्पीच हेडिंग डालेंगे।
हिंदी में कि इंग्लिश में? दोनों में लिख लो। लिखेंगे इन दिस केस, in this case we take the exact words of the speaker, यानी वक्ता, ठीक है, कान बोलने वाला, वक्ता जिसे बोलते हैं। स्पीकर कहने का मतलब ये हुआ कि डायरेक्ट स्पीच में हम वक्ता के यानी कि स्पीकर के कथन को ज्यों का त्यों प्रस्तुत करते हैं, ठीक है, और तथा उसका जो स्टेटमेंट होता है इन्वर्टेड कामा के भीतर होता है, ठीक है। और लिखेंगे यहां पे वक्ता का स्टेटमेंट इन्वर्टेड कामा के भीतर होता है। वक्ता का स्टेटमेंट इन्वर्टेड कामा के भीतर होता है, ऐसे इन्वर्टेड कामा के भीतर होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर रोहन सेड कामा इन्वर्टेड कामा आई एम बिजी। एक चीज का ध्यान देना है, जो वक्ता का स्टेटमेंट होता है उसका पहला जो लेटर होता है वो कैपिटल से होता है, ये ध्यान देंगे। किसमें? डायरेक्ट स्पीच में वो कैपिटल से होता है। अब इसमें देखिए, ये जो है रोहन है, इसे स्पीकर बोल सकते हो, कह सकते हो है, और इन्वर्टेड कामा के भीतर जो इसकी बातें हैं, तो यही क्या है, इसका स्पीच, डायरेक्ट स्पीच का यही कथन है, ठीक है। इस स्पीकर के शब्द यही है कि आई एम बीजी। तो अब इसको मैंने डायरेक्ट से पेश किया, ठीक है। तो यहां पे हमने क्या देखा कि वक्ता की कहे गए कथन को हम इन्वर्टेड कामा के भीतर लिखते हैं, जिसका पहला लेटर कैपिटल से होता है। आप चाहे तो लिख सकते हैं, चाहे तो याद रखेंगे। अब दूसरा है इनडायरेक्ट स्पीच। दूसरा है इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच आराम आराम से पढ़ना है, घबराना नहीं है। समझ में नहीं आएगा एक बार नहीं 10 बार पढ़ो। अब इसमें क्या है, वक्ता के कथन को क्या करेंगे हम, वक्ता जो होता है उसकी बातों को हम उसके भाषा में प्रस्तुत ना करके बल्कि उसके सारांश को या उसके शब्दों को अपने भाषा में व्यक्त करते हैं, उसी को इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं, ठीक है। इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। अब इसमें क्या लिखेंगे, पहले इंग्लिश लिखते हैं। लिखेंगे इनडायरेक्ट स्पीच। स्पीच इसमें क्या लिखेंगे कि इन दिस केस we don't express the exact words of the speaker
but we take the sense of the statement of the speaker and we express that statement in our own words. देख लीजिएगा कहीं गलती ना हो। अब इसमें कहने का क्या मतलब है कि ये जो इनडायरेक्ट स्पीच होता है, कोई मिस्टेक है इसमें, किसी स्पीकर के स्टेटमेंट को अपने शब्दों या भाषा में अभिव्यक्त किया जाता है। माने इनडायरेक्ट स्पीच में स्पीकर के कथन को या उसके भाषा को, जो भी है स्पीकर के जो कथन है उसको अपने शब्दों में या अपने सारांश में हम प्रस्तुत करते हैं, जिसे हम इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। और इस स्पीच में इन्वर्टेड कामा को हटा दिया जाता है। नीचे से लिखेंगे एंड इस स्पीच में इन्वर्टेड कामा को रिमूव कर दिया जाता है, माने हटा दिया जाता है। अब मैंने क्या लिखा था, रोहन सेड दैट। देखो, रोहन सेड दैट ही वाज बिजी। अब इसमें क्या, कहीं से कामा है, फुल स्टॉप बस है। यहाँ पे हमने क्या किया, रोहन को रोहन रहने दिया, सेड लगाई दिया, डैट को कंजंक्शन के रूप में लिखा, ही रोहन ही है, वाज। ये सब कैसे चेंज हो रहा है अभी ये टॉपिक नहीं है। टॉपिक वो आएगा जब इसको हम पहले नरेशन को जान लिए, उसके बाद चेंज ऑफ टेंस, चेंज ऑफ पर्सन, जो भी हमको लिखना पढ़ना है सब समझ में आएगा। अभी तो बस एग्जाम्पल के तौर पर मैंने इसके बारे में मैंने ये बताया कि इनडायरेक्ट स्पीच में कैसा होता है सेंटेंस। तो देखिए, रोहन सेड दैट ही वाज बिजी। अब ये ही कैसे बना ये जानना जरूरी है। तो चलिए हम लोग अब पढ़ना शुरू करते हैं नरेशन। अब इस नरेशन में हमको ये नहीं बताना है आपको कि नरेशन क्या होता है। एक कथन होता है जिसे दो तरह से व्यक्त करते हैं, या तो डायरेक्ट या तो इनडायरेक्ट। डायरेक्ट हुआ होता है जब हम किसी स्पीकर की कही गई बात को ज्यों का त्यों प्रस्तुत करें, और इनडायरेक्ट हुआ होता है जब वक्ता की कही गई बात को उसके शब्दों में ना कह के बल्कि अपनी भाषा में हम व्यक्त करते हैं। ठीक है, फर्क दोनों में इतना है कि वक्ता की कही गई बात अगर डायरेक्ट में रहती है तो इन्वर्टेड कामा के अंदर होता है और उसका पहला लेटर कैपिटल से होता है, और इनडायरेक्ट में कामा को हटा दिया जाता है। यही याद रखने की बातें हैं। आगे देखते हैं कि क्या क्या हो सकता है। देखिए, अब जब कामा हटाएंगे तो क्या क्या हो सकता है। देखिए, यहां पे जानेंगे हम, ये सब्जेक्ट वर्ब ये होता है, और यहां पे फिर हम कामा, इन्वर्टेड कामा, सब्जेक्ट वर्ब, अदर वर्ड और इन्वर्टेड कामा। देखिए, डबल कामा तो इसे इन्वर्टेड कामाज बोलते हैं। इन्वर्टेड कामाज इसे बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। इसे रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं।
जिसका शॉर्ट नेम आर भी लिख सकते हैं। इसे हम कामा बोलते हैं, और इस वाले को इन्वर्टेड कामा बोलते हैं। अब ये जो है पूरा, इसे हम रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं, जिसे हम आरएस के नाम से भी जान सकते हैं। ठीक है, अब इस चीज को थोड़ा सा समझेंगे कैसे, कि जब हमको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना होता है तो एक चीज का ध्यान देना है कि ये स्पीकर है, वक्ता, और ये इसका वर्ब है, या तो फ्यूचर में होगा, या तो प्रेजेंट में होगा, या तो पास्ट में होगा। तो इसे रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। ये कामा लगेगा, फिर इन्वर्टेड कामा में यहां। ये चीज का ध्यान देना है, साइन, फुल स्टॉप, एक्सक्लेमेशन मार्क, क्वेश्चन मार्क। अब जैसे कि ये अपने घर में है, मानकर चलिए कि अपने घर में फुल स्टॉप हो, या काम यहाँ पे, या एक्सक्लेमेशन मार्क हो, या क्वेश्चन मार्क हो, सेंटेंस के हिसाब से यहाँ पे हम देते हैं, या तो क्वेश्चन मार्क भी हो सकता है। तो अब ये चीज जो साइन है, अगर हम इसके बाहर रखें, यहाँ कभी क्वेश्चन मार्क लगाएं, कभी एक्सप्रेशन लगाएं, कभी फुल स्टॉप लगाएं, सेंटेंस के सेंस के हिसाब से, तो ये देखने की चीजें हैं कि इसके बाहर लगाना सही रहेगा कि भीतर। तो ये बताइए कि आप बाहर घर से निकलते हैं तो आप हमेशा वेल मेंटेन रहते हैं, और घर के भीतर आप चाहे जैसे भी रहें, तो ये घर के अंदर ही शोभा देता है। ठीक है, तो आप जो है, ये जो भी साइन है, इसे आप घर यहाँ पे इन्वर्टेड कामा के भीतर ही लगाएंगे, बाहर लगाने से सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पे देखिए, ये रिपोर्टिंग वर्ब को आरबी, कामा, रिपोर्टेड स्पीच, आरएस, ये सब सारी चीजें हैं हमको मिलती हैं। लेकिन अगर इन दोनों सेंटेंस को मिलाया जाता है, पहले वाले को सेकंड वाले को, तो सबसे पहले हमको इस बाउंड्री को हटाना होगा, इस कामा को, इसको हटाना ही पड़ेगा। यदि नहीं हटाएंगे तो हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नहीं बना सकते हैं। तो जब इसको हम हटाएंगे तो जाहिर सी बात है कि इन दोनों को जोड़ने के लिए कोई ना कोई थर्ड पर्सन चाहिए, कोई ना कोई व्यक्ति यहां पे होना चाहिए। ठीक है, अगर मान लीजिए कि कोई दो देश को जोड़ना होता है तो कोई ना कोई व्यक्ति होता है जोड़ने वाला, दोस्ती करवाने वाला, चाहे मुख्य प्रधानमंत्री हो, चाहे जो भी हो। तो वो क्या करता है कि ये मान लो कि देश की सेनाएं हो गई, तो अब इन सेनाओं को सबसे पहले इंफॉर्मेशन दिया जाएगा कि हमारा समझौता हो चुका है इस देश से, अब हमको उस पर बमबारी या गोली कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो अब ये व्यक्ति जब इसको मिलाएगा तो इनको हटाएगा, तो इसका नाम हो जाएगा कंजंक्शन। ठीक है, इसका नाम हो जाएगा कंजंक्शन। अब कंजंक्शन इसमें कई प्रकार से लेंगे, ये देखने की चीज है। तो चलिए सबसे पहले हम इसको सीखते हैं कि जब कामा हटाते हैं तो कौन कौन से कंजंक्शन कहां लगाते हैं। आइए, मैं तो इतना मिटा ले रहा हूं, आपको फिर से बनाना पड़ेगा। अब यहां देखते हैं, हेडिंग दागेंगे, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रूल there are 3 types of rule rules हो गया for changing direct into indirect, direct into indirect। तो there are 3 types of rule for changing direct into indirect। तो पहला रूल में हम देखेंगे, एक होता है मास्टर रूल। अब ये कौन सा रूल है भैया? तो ये वो रूल है
जब हम कामा को हटाते हैं और कंजंक्शन का प्रयोग करते हैं, तो बिना इसके सहायता से हम नहीं लगा सकते। जैसे यहां पे सब्जेक्ट दे दो, यहां पे वर्ब दे दो, कामा दे दो, फिर सब्जेक्ट वर्ब और अदर वर्ड, कामा दे दो। अब जब हम इसको हटाएंगे तो देखिए सेंटेंस हमारा कई प्रकार का होता है। जब हम इस कामा को हटाएंगे, इस कामा को, तो इसी का नाम होगा मूविंग। इसको देखो, रिमूविंग, रिमूविंग कामा, रिमूविंग ऑल कामाज इज मास्टर रूल। कामा को हटाना ही मास्टर रूल कहलाता है। अब देखिए यहां पे सेंटेंस जो है वक्ता का, यदि असर्टिव में है, यहां पे देखिए असर्टिव, असर्टिव में है तो कंजंक्शन के रूप में हम डैट लगाएंगे कामा हटाकर, ठीक। यदि इंट्रोगेटिव में है, इंट्रोगेटिव में है तो हम यहां पे, ये दो प्रकार का होता है, एक होता है हेल्पिंग वर्ब से, ठीक है, और दूसरा होता है WS से। तो जब ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा जिसका नाम होता है एक्सिलरी वर्ब, तो यहां पे इफ या वेदर लगाएंगे, ठीक है, इफ या वेदर लगाएंगे ऐसे, यहां पे एच देना है, इफ या वेदर लगाएंगे। और WH जो होता है बिगिनिंग WH, same WH is used, सेम WH is used कंजंक्शन के रूप में। इसके बाद अगला आता है इंपरेटिव। इंपरेटिव इसमें कंजंक्शन टू लगाएंगे। अगला आता है ऑप्टेटिव, इसमें कंजंक्शन डैट लगाएंगे। एक आता है एक्सक्लामेटरी, एक्सक्लामेटरी यहां पे भी डैट लगाएंगे। ये हो गया पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। छठवां कोई सेंटेंस होता ही नहीं है, छठवां कोई सेंटेंस होता ही नहीं है। इस एक चीज का हम समझ लिख लीजिए तो समझते हैं। वीडियो लंबा नहीं चल गया है? कोई बात नहीं, आज 40 मिनट का ही बनने दो। इसको समझा करके वीडियो को रोक देता हूं। सेकेंड पार्ट में अगला सिखाऊंगा, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। देखिए
मास्टर रूल क्या होता है कि जब हम कामा को रिमूव करते हैं, सारे कामा को हटा देंगे, ठीक है। तो जैसे ही हटाएंगे तो सेंटेंस हमारा या तो असर्टिव में होगा, इंट्रोगेटिव में हो सकता है, इंपरेटिव में हो सकता है, ऑप्टेटिव में या एक्सक्लेमेटरी में। यानी कि कामा तो रहेगा, जब हम डायरेक्ट सेंटेंस देखेंगे तो उसमें कामा रहेगा। तो वो सेंटेंस हमारे जो स्पीकर के जो स्पीच है या तो असर्टिव में होंगे, या तो इंट्रोगेटिव में होंगे, या तो इंपरेटिव में होंगे, या तो ऑप्टेटिव में, या तो एक्सक्लेमेटरी में होंगे। तो हम एक चीज को सीधा सा बोल दें कि इंपरेटिव और इंट्रोगेटिव को छोड़ दो, दोनों आई से जो शुरू हो रहे हैं, ठीक है। इंपरेटिव और इंट्रोगेटिव को दोनों छोड़ दो, तो सबके साथ हम डैट का इस्तेमाल करते हैं। देख लीजिए, सीधा सा बात है। अगर जो आई से शुरू होने वाले हैं, इंपरेटिव और इंट्रोगेटिव, यदि इन दोनों को छोड़ दें तो हमारे सारे जितने भी सेंटेंस बच रहे हैं सबके साथ हम टू की जगह डैट लगाएंगे। इंपरेटिव में टू लगता है। इंट्रोगेटिव आपका दो तरह से होता है। एक होता है यस नो वाले क्वेश्चन, जिसमें हम बोलते हैं एक्सिलरी वर्ब से, जैसे आर यू मैड, ये हुआ। वाई आर यू मैड, तुम पागल क्यों हो। तो एक WH हो गया और एक एक्सिलरी वर्ब हो गया। तो जिसमें एक्सिलरी वर्ब वाला होगा, जिसे हम हेल्पिंग वर्ब के नाम से जानते हैं, उसमें इफ या वेदर लगाते हैं, इफ या वेदर लगाते हैं, ठीक है। 90% तो इफ लगाते हैं, सिलेक्शन और चॉइस की बात आती है तो वेदर लगाते हैं। और WH से जो शुरू होगा, व्हाट, व्हेन, व्हाई, जो भी है उससे शुरू होगा, तो उसी से हम सेंटेंस की शुरुआत कर देंगे। माने सेम वो कंजंक्शन का काम करता है। इंपरेटिव वाले में टू, ऑप्टेटिव वाले में डैट, एक्सक्लेमेटरी में डैट, असर्टिव में डैट। बस यही चीज करना है। यही मास्टर रूल है कि जब हम रिमूविंग करते हैं कामा को, तो हम जो कंजंक्शन का इस्तेमाल करते हैं वही मास्टर रूल होता है, क्योंकि वो कामा को हटाने का काम करता है। अब हमको ये देखना होता है कौन सा सेंटेंस हम पढ़ रहे हैं, तो अब उसको बारी बारी से हम सीखेंगे। तो अब उसके बाद सेकेंड रूल दागेंगे, हेडिंग जेनेरिक रूल। सेकेंड हेडिंग जेनेरिक रूल। और ये क्लास हमारा अब कल से शुरू होगा, क्योंकि समय कुछ ज्यादा ही हो गया है, ठीक है।